हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भव्यम क्लासेस। आज फिर से मैं अपने पूरे वीक के करंट अफेयर की क्लास के साथ आप सभी के बीच में प्रेजेंट हूं। यहां पे हम 23 जनवरी से 29 जनवरी यानी कि मंडे से लेकर आज 29 जनवरी संडे तक के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये बाइलिंगुअल क्लास है, यानी कि इसमें आपको क्वेश्चंस और उनकी एक्सप्लेनेशन दोनों ही इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेगी। तो इससे क्या होगा, इससे आप दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। यहाँ पे हम अपने टोटल 60 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे 3 सीरीज भी हैं जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की चीजों को भी जानेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो के अंत तक बने रहो। सो स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हो कि सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रोल है, तो करंट अफेयर की प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। यहां पे हम 2 आवर्स में पूरे वीक के करंट अफेयर्स को डिटेल में और जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। तो इधर से अपना पहला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यानी हु हैज बिकम द 41th प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। क्या वो क्रिस हिपकिंस हैं, जैकिंडे एडर्न है, सिंडी कैरो है या कार्मल सेपिलोनी है। तो आपको क्या लगता है कौन है जो इस टाइम पे प्रेजेंट में 41th नंबर के न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो मैं आपको बताऊं भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि जो क्रिस हिपकिंस है, तो क्रिस हिपकिंस बिकम द 41 प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। और किसकी जगह बने हैं? तो ये भाई जैकिंडे एडर्न की जगह बने हैं, यानी कि हमारे न्यूजीलैंड के 40th नंबर के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे जैकिंडे एडर्न थे। और अब 41th नंबर पे कौन आए हैं? 41th नंबर पे हमारे क्रिस हिपकिंस आए हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? विच स्टेट हैज लॉन्च दिस स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट? त्रिपुरा, नागालैंड, पंजाब या हरियाणा। यानी कि जो ये प्रोजेक्ट है ये कहां पे लॉन्च हुआ है, किस स्टेट में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो भाई हेयर इज द ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी कि जो पंजाब है, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? तो ही इज भगवत मान। Bhagwat Mann is the CM of Punjab and he recently launched this project. Our next question is 24 जनवरी को मनाए जाने वाला अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया गया है? तो भाई यहां से आपको पहली चीज तो पता चल गई क्या कि 24 जनवरी को रिसेंट में बात चल रही है, बिकॉज जो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं भाई ध्यान रखना ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि जनवरी में कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं या फेब में या मार्च में। मतलब आपको जब आप करंट अफेयर के प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट डेज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमने 24 जनवरी को क्या मनाया है? 24 जनवरी को हमने इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया है। तो इसमें कहाँ की लड़कियों को, कहाँ की लेडीज को ये डेडिकेट किया गया है, समर्पित किया गया है? तो द इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 24th जनवरी इज डेडिकेटेड टू द गर्ल्स एंड वुमेन ऑफ विच कंट्री? अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान और यूक्रेन। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सो मैं आपको बताऊं यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंड हु हैज डिक्लेयर्ड दिस? सो यूनेस्को डेडिकेटेड द इंटरनेशनल एजुकेशन डे। ओके, तो यूनेस्को हैज डेडिकेटेड दिस पर्टिकुलर डे टू ladies and women of Afghanistan. Our next question is भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां बनाया जाएगा? वेयर विल द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन इंडिया बी बिल्ड? भाई पहली चीज तो डीपेस्ट है, मतलब कोई यूनिक चीज हो तो वो इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में हो रही है, इंडिया के प्रोस्पेक्ट में है तो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या वो मुंबई में बनेगी, न्यू दिल्ली में, पुणे में या फिर बेंगलुरु में? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे
कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। भाई जब आप लोग ये लोग वीडियो सीन करो, जब आप देखो इसे, तो पहले ना आप क्वेश्चन को पॉज करना और खुद माइंड में सोचना कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, फिर वीडियो को ओपन करके उसका आंसर आप लोग चेक करना। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ हमें कहाँ गलती हो रही है या कितना हम करंट अपडेटेड रहते हैं। ठीक है जी। तो भाई बात हो रही है कि डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है इंडिया का वो कहाँ पे बनेगा, क्या लगता है आप लोगों को, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। भाई क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि पुणे में बनेगा। और कितनी इसकी गहराई रहेगी, तो अप्रॉक्स 33.1 मीटर। Depth of this particular metro station will be 33.1 meter. Okay. Our next question here is भारत और मिस्र के बीच पहला संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 ये किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। यानी भारत और मिस्र के बीच में क्या हो रहा है, एक संयुक्त प्रोग्राम हो रहा है, एक संयुक्त अधिवेशन हो रहा है जिसका नाम क्या है, साइक्लोन 1। अब भाई ये किस राज्य में हो रहा है, और we can say that in which state the first joint training exercise Cyclone 1 between India and Egypt is being organized। क्या वो हरियाणा में हो रहा है, राजस्थान में, उत्तराखंड में या फिर महाराष्ट्र में। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। कहाँ पे ये जो साइक्लोन 1 है जो भारत और मिस्र के बीच में यानी इंडिया और इजिप्ट के बीच में हो रहा है, ये पर्टिकुलरली किस स्टेट में हो रहा है। क्या लगता है आप लोगों को, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। क्या लगता है भाई आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या लगता है भाई कौन सा ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आप लोगों को लग रहा है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सो भाई हेयर इज द ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, राजस्थान में हो रहा है, तो इट इज बेसिकली कंडक्टेड इन राजस्थान, और वी कैन से दैट जैसलमेर। So it is conducted in Jaisalmer, Rajasthan. And if we talk about Misr, or we can say that Egypt, so it is a part of North Africa. It is part of North Africa. Our next question is AK-203 क्लाशनिकोव असाल्ट राइफल का उत्पादन किस राज्य में शुरू हुआ है। भाई ये जो हम बात कर रहे हैं AK-203, इसका उत्पादन जो है किस राज्य में शुरू हुआ है, यानी इन विच स्टेट द प्रोडक्शन ऑफ AK-203 कालाशिकोव असॉल्ट राइफल हैज स्टार्टेड। भाई कहाँ पे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या लगता है भाई आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो भाई यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप लोगों को क्या लगता है भाई जो प्रोडक्शन है ये किसने स्टार्ट कराया है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि उत्तर प्रदेश ने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। और वी कैन से दैट IRRPL began this particular production of AK-203. Our next question is जूलियो सीडर डी अरूडा ये किस देश के सेना प्रमुख थे जिन्हें अब पद से बर्खास्त कर दिया गया है। भाई ये क्या थे, ये एक पर्टिकुलर देश के सेना प्रमुख थे, लेकिन अब इनको इनके पोस्ट से हटा दिया गया है। तो भाई ये थे कहाँ के, और we can say that Julia Caesar de Arruda was the army chief of which country who has been dismissed from the post। एक तो होता है कि खुद ही रेजिग्नेशन दे देना, और एक क्या है, एक होता है पोस्ट से हटा दिया जाना, डिसमिस कर दिया जाना। तो भाई ये कहाँ के बेसिकली सेना प्रमुख थे, ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना या फिर वेनेजुएला। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या लगता है भाई आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो भाई इधर अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और कुछ वहां पे ऐसे दंगे हुए और कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जिसके बाद क्या किया गया, इन्हें इनकी पोस्ट से हटा दिया गया। तो यहाँ पे बेसिक रीजन क्या है, दंगे, जिसकी वजह से इनको इनकी पोस्ट से हटा दिया गया। मे भी ये उस
अपने उस पोस्ट पे उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाए जो जनता की इनसे एक्सपेक्टेशंस थी। Our next question is भारत के किस देश के दूतावास में रन फॉर लाइफ मैराथन का आयोजन किया गया है? ठीक है जी, कि रन फॉर लाइफ मैराथन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री ऑफ, वी कैन से दैट विच कंट्री ऑफ इंडिया। ओके फाइन, तो भाई यहाँ पे बात हो रही है कि कहाँ पे हमारा रन फॉर लाइफ मैराथन का आयोजन किया गया है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है जी, तो भाई क्या लगता है आप लोगों को जो ये हमारा रन फॉर लाइफ मैराथन है, इसका जो हम बेसिकली कह सकते हैं इसका आयोजन किधर हुआ है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओवर हियर। और वी कैन से अबाउट कैपिटल ऑफ नेपाल, इट इज काठमांडू। क्या कैपिटल है भाई? काठमांडू कैपिटल है नेपाल की। और ये जो हमारी मैराथन है रन फॉर लाइफ मैराथन, तो इट इज अप्रोक्स 5 किलोमीटर। भाई 5 किलोमीटर की ये मैराथन है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? भाई जब 2023 में बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता? हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023? क्या वो एनसियांग है, साइना नेहवाल है, वो क्या अकाने यामागुची है, या फिर वो पीवी सिंधु है? क्या लगता है आप लोगों को? ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है? भाई क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन जब आप लोग इस वीडियो को देखो तो एक बार खुद से सोचना कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। सो भाई यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन तो ए है। ठीक है जी, और इन्होंने ये जीता कब है? 22 जनवरी को। कब जीता है भाई? 22 जनवरी 2023 में इन्होंने ये जीता है। ठीक है जी, तो वी कैन से डैट कि एनसियोन वॉन दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप ऑन 22 जनवरी 2023। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इनका स्थापना दिवस कब मनाया गया है? भाई अब कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि तीनों का स्थापना दिवस एक साथ कैसे मनाया जा सकता है, तो इसके पीछे एक बेसिक रीजन, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो सुन लो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमने क्या किया, हमारा देश जब आजाद हुआ, व्हेन वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे आप लोगों को जब आप मेरा पॉलिटी वाला लेक्चर भी पढ़ोगे, अगर आप लोग हमारा, और मैं तो सजेस्ट करूंगी बिल्कुल जो लोग भी यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल अगर उनका पॉलिटिकल सब्जेक्ट है तो ऐसे में उनको अपने जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के लिए हमारे भव्यम क्लासेस के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। वहाँ पे आपको मेरा पॉलिटी का फुल डिटेल लेक्चर मिलेगा। उसमें आप पढ़ोगे कि जब हमारे देश में हमें आज़ादी मिली, उस टाइम पे सभी जितनी भी रियासतें थी और मतलब वो आपस में बटी हुई थी, और उस टाइम क्या हो रहा था बेसिकली कि जितने भी अब राजा थे उनको ये लग रहा था अंग्रेज तो चले गए हैं, तब हम अपने अपनी रियासत पे अलग अलग शासन करते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इन सभी को एक साथ लेकर आए, इन सभी का विलय कह सकते हैं हम, विलय भारत में कराया। ठीक है, तो इसके बाद धीरे धीरे जब अलग अलग वो बनते चले गए, जब हमें देश को आजादी मिल गई, फिर अलग अलग राज्य बने। पहले राज्य बने थे ABCD की कैटेगरी में, फिर उसके बाद राज्य कैसे बने, उसके बाद राज्य बने भाषा के अकॉर्डिंग यानी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम पे जब धीरे धीरे स्थापना हुई थी तो इनकी स्थापना एक साथ हुई थी, मतलब ये राज्य एक साथ बने थे, इसलिए इन तीनों की स्थापना दिवस हम एक साथ मनाते हैं। तो भाई मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा सेलिब्रेटेड? 22 जनवरी, 21 जनवरी, 19 जनवरी या फिर 18 जनवरी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट
हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? भाई सोचो क्या लग रहा है। तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 21 जनवरी 1972 में ही एक अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जब इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो इसीलिए इनका जो स्थापना दिवस है, और वी कैन से दैट इनका जो फाउंडेशन डे है वो इस पर्टिकुलर डे में मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA, ओके जी, और इंग्लिश में हम गए तो डायरेक्टरेट होमिसल ऑफ सिविल एविएशन, इसके जो महानिदेशक हैं वो किन्हें नियुक्त किया गया, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल इन द डायरेक्टरेट होमिसल ऑफ सिविल एविएशन। क्या वो विक्रम देव दत्त है, क्या वो पंकज कुमार सिंह है, क्या वो रवि कुमार एस है, या फिर वो शांति कुमारी है? क्या है वो? वही कौन है जिन्हें प्रेजेंट टाइम में DGCA के क्या बनाया गया है? महानिदेशक बनाया गया है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी, भाई आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सो बेसिकली विक्रम देवदत्त हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA एंड ही विल रिप्लेस whom? He will replace Arun Kumar. He will replace DGCA Arun Kumar from his place. And who has appointed them? So, appointment committee of the cabinet. We can say that appointment committee of cabinet has appointed Vikram Dev Datta as the Director General of DGCA. Our next question is, अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? कि भाई जो अंडमान निकोबार के कितने द्वीप ऐसे हैं जिनका नाम किसके बेस पे रखा गया है? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो हाउ मेनी आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार हैव बीन नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र विनर्स? 50, 21, 60 और 30? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है भाई आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे अपना बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 21 आइलैंड ऐसे हैं अंडमान निकोबार के जिनका नाम अब किसके बेस पे रखा गया है? परमवीर चक्र के बेस पे रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज पराक्रम दिवस बीन सेलिब्रेटेड? ठीक है जी, तो भाई जो ये डेज वाले क्वेश्चंस हैं इनका तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 21 जनवरी या 20 जनवरी? क्या लगता है आप लोगों को कि जो ये पराक्रम दिवस है ये कब मनाया गया है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी 23 जनवरी को क्या मनाया गया है? पराक्रम दिवस मनाया गया है। ऑन बट हम ये मनाते क्यों हैं? भाई हम बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे। So we can say that कि पराक्रम दिवस is celebrated every year on 23rd January because of birth anniversary of सुभाष चंद्र बोस। और किस लिए बेसिकली मनाते हैं हम जो यंगस्टर्स हैं उनको प्रेरित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, बेसिकली टू मोटिवेट द यंगस्टर्स हम ये पराक्रम दिवस मनाते हैं। ओके, सो मनाते क्यों हैं? प्रमोट करने के लिए यंगस्टर्स को। और 23 जनवरी की डेट चुनी गई है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे हम इसे मनाते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अस्का पुलिस थाना 2022 का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। भाई ये किस राज्य में स्थित है? इन्होंने एक बात बता दी कि जो अस्का पुलिस थाना है ये क्या है भाई, सबसे सर्वश्रेष्ठ थाना तो चुना गया है, लेकिन ये स्थित कहाँ पर है? यानी Aska police station has been selected as the best police station in 2022. It is located in which state? महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा और केरला। क्या लगता है आप लोगों को कहाँ का है ये पुलिस स्टेशन जो क्या है 2022 में एज अ बेस्ट पुलिस स्टेशन इसे चुना गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है जी। और जो बेसिकली आस्का पुलिस स्टेशन है इसको एज अ बेस्ट पुलिस स्टेशन किसने सिलेक्ट किया है? ये किया है जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, यानी कि जो हमारे गृह मंत्री हैं, कौन? अमित शाह। भाई ये नाम भी ध्यान होने चाहिए, मैं अपनी लास्ट सीरीज में लेकर भी आई हूं कि भाई प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है, तो भाई ध्यान रखना उससे भी, ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, मतलब फिर या फिर हमारे होम मिनिस्टर कौन है, हमारे और जितने भी मिनिस्टर्स हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि उड़ीसा का जो पुलिस स्टेशन है उसको एज अ बेस्ट पुलिस स्टेशन सिलेक्ट किया गया है, किसके द्वारा? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की तीनों सेनाओं के बीच एमफिक्स अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जो भारत की तीनों सेनाएं हैं उनके बीच में एक आयोजन किया गया है, किसका? एमफिक्स अभ्यास का। तो भाई ये कहां पर किया गया है, यानी वेयर हैज द एमफिक्स एक्सरसाइज 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द थ्री आर्मीज ऑफ इंडिया? आंध्र प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है या फिर वेस्ट बंगाल में हुआ है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लग रहा है आप लोगों को? तो भाई ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। किधर हुआ है भाई? आंध्र प्रदेश में ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन 17 टू 22 जनवरी। ठीक है जी, 17 से 22 जनवरी के बीच में ही इसको क्या किया गया है? आयोजित किया गया है, इस एमफिक्स अभ्यास को तीनों सेनाओं के बीच में। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चराईदेव मैदान ये किस राज्य में स्थित है जिसे सरकार ने विश्व विरासत स्थल में नामित करने का निर्णय ले लिया है? यानी क्या है, चराईदेव मैदान एक जो जगह है उसको अब क्या किया है सरकार ने विश्व विरासत स्थल में लेने का तो निर्णय ले लिया है, बट ये पर्टिकुलरली है कहाँ पे? So in which state is Charaideh Maidan located, which the government has decided to nominate as the World Heritage Site? तो क्या ये मेघालय में है, क्या ये त्रिपुरा में है, क्या ये नागालैंड में है या ये असम में है? क्या लगता है आप लोगों को कहाँ पर है ये, जिसको भी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया है? तो क्या लगता है आप लोगों को कहाँ पर है ये? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो सकता है? भाई क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और जो ये हमारा मैदान है चराइवा मैदान, ये कहाँ का है? अहोम किंगडम का है ये, ठीक है, अहोम किंगडम का है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कौन देखेगा? ये यूनेस्को की तरफ से देखा जाएगा, ठीक है जी। और अभी किसको बनाने का निर्णय हुआ है? हमारे चराईदेव मैदान को। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आईएनएस वागीर को कहां भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? यानी वेयर हैज आईएनएस वागीर बीन कमीशन इन द इंडियन नेवी? यानी आईएनएस वागीर को कहां पे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम में, मुंबई में, बेंगलुरु में या तिरुवनंतपुरम में? क्या लगता है आप लोगों को ये कहां पे हुआ है? क्या लगता है आप लोगों को कहां पे हुआ है भाई? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है जी। कहाँ पे हुआ है भाई? ये हुआ है मुंबई में, ठीक है जी।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कुल्लावुत वित्तीय दर्शन ने इंडियन ओपन 2023 का खिताब जीता हुआ है, ये किस देश से संबंधित है? They already told you that Kunawal Vittism who has won the Indian Open 2000 title. भाई इन्होंने क्या जीता है? इंडिया ओपन 2022 टाइटल तो इन्होंने जीत लिया है, बट वो पूछ क्या रहे हैं कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? डेनमार्क, थाईलैंड, जापान और साउथ कोरिया, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं और उन्होंने क्या किया है? तो भाई उन्होंने बेसिकली किसे जीता है? हमारा इंडिया ओपन 2023 को जीता है। ठीक है जी, किसको जीता है भाई? इंडिया ओपन 2023 को जीता है। तो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है भाई? मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग जवाब दो, क्योंकि क्या होता है ना भाई, आप लोग जब इसको बारे में सोचोगे तभी आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल में ये आंसर हो सकता था। तो आप लोगों को सोचना जरूर चाहिए एक बार वीडियो पॉज करके कि इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो भाई यहाँ पे तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है। ठीक है जी, तो कुल्लावन विटिसन जिन्होंने इंडिया ओपन 2023 जीता है, ये कहाँ पे जीत कहाँ के हैं ये भाई? ये थाईलैंड के हैं। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये थाईलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, और हमारी कौन आन एसआई है? ठीक है जी, आन एसआई है एंड शी इज बेसिकली बिलोंग्स टू साउथ कोरिया। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने महिला एकल खिताब जीता है। जैसे इन्होंने क्या किया है, हमारे कुनवल वितिजर है, इन्होंने पुरुष एकल खिताब जीता है, उसी प्रकार यानी उसी तरीके से हमारा ये महिला एकल खिताब किसने जीता है? आन एसआई ने। और वो कहाँ की है? सो शी बिलोंग्स टू साउथ कोरिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फरवरी 2023 में यूथ बीस ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? और वी कैन से डैट कि वेयर विल बी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ U20 ग्रुप बी ऑर्गेनाइज इन फरवरी 2023। यानी फरवरी में होगी 2023 के अंदर किसकी? U20 ग्रुप की पहली मीटिंग। लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं होगी कहाँ पे? बेंगलोर में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर गुवाहाटी में। तो क्या लगता है आप लोगों को कहाँ पे होगी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो भाई यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन है डी। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि U20 ग्रुप इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ G20 समिट। ओके, सो इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ G20 समिट। ठीक है, यानी कि जो हमारा G20 का समिट है, जो हमारा G20 का सम्मेलन है, उसी का एक भाग है, उसी का एक पार्ट है हमारा U20 ग्रुप। ठीक है जी, एंड दिस पर्टिकुलर G20 समिट विल बी हेल्ड फ्रॉम 6 to 8 Feb 2023। तो तुम्हें यहाँ से बात पता चली क्या कि U20 ग्रुप जो है इसकी फर्स्ट मीटिंग होगी गुवाहाटी में। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? ये G20 का पार्ट है, और इसकी मीटिंग कब होनी है? 6 से 8 फरवरी के बीच होनी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला मिलिट्री टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ध्यान रखना, जो चीज पहली है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वेयर हैज द फर्स्ट मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल स्टार्टेड। यानी पहला मिलिट्री टैटू और जो ये जनजातीय नृत्य उत्सव है, ये कहाँ पे शुरू हुआ है? क्या ये रायपुर में शुरू हुआ है, न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है, इम्फाल में शुरू हुआ है या आइजोल में शुरू हुआ है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? तो भाई आप लोगों को क्या लग रहा है? रायपुर में हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, इम्फाल में हुआ है या फिर आइजोल में हुआ है? सो बेसिकली इट इज बीन डन इन न्यू दिल्ली एंड इट इज अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन।
जब हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया, उसी के सेलिब्रेशन का ये क्या है, एक पार्ट है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के स्ट्रगल को भी इन्होंने बहुत पॉइंट आउट किया है। ठीक है जी। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, यानी व्हेन हैज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बीन सेलिब्रेटेड। इससे पहले हमने बात की पराक्रम दिवस कब मनाया गया है, इससे पहले बात की नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया गया है, 24 जनवरी को। तो भाई ये जितने भी इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनका आप लोग ध्यान रखना। अब प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है, क्या ये 21 जनवरी को मनाया गया है, 22 जनवरी को, 23 जनवरी को, या फिर 24 जनवरी को? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी 24 जनवरी को ही, यानी जिस दिन हमने अपना नेशनल एजुकेशन डे मनाया है उसी दिन हमने क्या मनाया है, उसी दिन हमने अपना नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाया है। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है ये डे मनाने का? तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्या करें, हम लोगों का जो एक बिहेवियर है ना गर्ल्स के प्रति उसको चेंज करें। हम क्या करें, जो लोगों का एक बिहेवियर है गर्ल्स के प्रति उसको चेंज करें। और वी कैन से दैट टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड we celebrated this particular day, and this promotes what? It basically promotes and reduces, it basically promotes the development of girls and reduces female feticides. ओके तो क्या होगा इससे, ये गर्ल की डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। और जो ये फीमेल फिटिसाइड, यानी आप लोग जानते हैं भाई जब पहले क्या होता था, गर्ल का जेंडर देख करके उसको वहीं मार दिया जाता, तो इन सब चीजों को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईसीसी द्वारा जारी की गई नई T20 ऑफ द ईयर 2022 में किन पुरुष क्रिकेटरों को शामिल किया गया है? यानी कि जब आईसीसी ने अपनी नई T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 को जारी किया तो उसमें किन पुरुष क्रिकेटरों को उन्होंने इस इंक्लूड कर लिया, यानी विच मेल क्रिकेटर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 रिलीज्ड बाय आईसीसी। तो विराट कोहली है वो, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांडे है, या ऑल ऑफ द अबव है? क्या लगता है आप लोगों का, इन तीनों को इंक्लूड किया गया है या इनमें से किसी एक को इंक्लूड किया गया है? ठीक है, तो दो ही ऑप्शन बन सकते हैं, या तो इनमें से कोई एक है तीनों में से, या फिर ये तीनों ही है। ठीक है जी। तो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी ये तीनों को ही इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और भाई इसके अंदर किसको बेसिकली इंक्लूड किया गया है? तो आईसीसी इंक्लूड दोज पर्सन हु इम्प्रेस्ड द वर्ल्ड बाय देयर परफॉर्मेंस, यानी कि जिस भी व्यक्ति ने अपनी परफॉर्मेंस से वर्ल्ड में कुछ अलग किया है, कुछ अट्रैक्शन लोगों का हासिल किया है, इम्प्रेस किया है अपनी परफॉर्मेंस से, उसी को आईसीसी ने इस टीम के अंदर इंक्लूड किया है, जिसमें ये तीनों ही नाम जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अपनी डिजिटल स्क्रीन पे, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांडे, ये तीनों ही इसके अंदर आते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑप्स अलर्ट अभ्यास किस सैन्य बल द्वारा आयोजित किया जा रहा है, यानी कि विच मिलिट्री फोर्स इज कंडक्टेड द ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज? किस मिलिट्री फोर्स ने क्या किया है, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है? ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज है ये। क्या वो बीएसएफ ने किया है, सीआईएसएफ ने किया है, सीआरपीएफ ने किया है, या एनएसजी ने किया है? किसके द्वारा इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? क्या लगता है भाई आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी बेसिकली बीएसएफ इज कंडक्टेड इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज और इट इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम 21 टू 28 जनवरी। ठीक है जी। सो इट इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम 21 टू 28 जनवरी बाय whom? बाय बीएसएफ। और बीएसएफ क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। क्या है बीएसएफ? तो बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है जी भाई, ध्यान रखना बीएसएफ क्या है भाई, ये एक ऐसी एजेंसी है जो क्या करेगी, जो
इंडिया और पाकिस्तान के जो भी रिलेशंस हैं, जो भी इनका इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उसके बारे में देखरेख करने का काम किसका है? बीएसएफ का ही है। अब यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्थागत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ठीक है जी, अब बात आ गई अवार्ड की। भाई कोई अवार्ड किसे मिला है, या फिर किसी पर्टिकुलर जो फेमस पर्सनालिटी है उसका डेथ कब हुई है, जो ऐसे क्वेश्चंस है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात आई है कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, यानी संस्थागत श्रेणी में। सो क्या वो ओएसडीएम में है, एलएफएस है, ऑप्शन ए और बी बोथ है, या फिर प्रथम है? तो क्या लगता है आप लोगों को किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद दिस पर्टिकुलर अवार्ड? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? कि आप लोगों के अकॉर्डिंग जो ये अवार्ड है पर्टिकुलर, इससे किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? तो भाई यहाँ पे अपना दोनों ही आएगा, यानी कि ओएसडीएम एंड एलएफएस। सो they both are been awarded by Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार for their excellence in disaster management. So basically इन दोनों को ही जो आपदा प्रबंधन है उसमें इतना अच्छा काम करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो हम कह सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने किया है जिसकी वजह से इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया है? When has उत्तर प्रदेश डे बीन सेलिब्रेटेड? 22 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी, या फिर 21 जनवरी? क्या लगता है आप लोगों को कि भाई ये उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया है? भाई कई लोगों ने तो सुनी वो पहली बार रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल मनाया जाता है। तो भाई आप लोगों को बताना है कब मनाया गया है। ठीक है जी, आप लोगों को बताना है कि कब मनाया गया है क्या उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को कि कब मनाया गया है ये? तो भाई ये मनाया गया है 24 जनवरी को। क्यों मनाया गया है भाई? इसका भी एक बेसिक रीजन है। ठीक है जी, इसका भी क्या है? एक बेसिक रीजन है। सो वी कैन से दैट ऑन 24 जनवरी 1950 यूनाइटेड प्रोविंस it was renamed as Uttar Pradesh on 24 January 1950. So from that particular day every year on 24 January we are celebrated our उत्तर प्रदेश दिवस। ओके जी, तो बेसिक रीजन क्या है कि जो ये यूनाइटेड प्रोविंस है इसको रीनेम्ड किया गया था किसमें? उत्तर प्रदेश में। और तभी से क्या मनाया जा रहा है? हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है जी, बेसिकली 2017 से मना रहे हैं बट इसको रीनेम किया गया यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश में 1950 में। ठीक है जी, ये बात क्लियर करना कि 24 जनवरी 1950 में ही यूनाइटेड प्रोविंस को किसमें चेंज कर दिया गया, उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और 2017 में जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी जो हमारी राज्य सरकार है उसका ये कहना था कि अब क्या किया जाए कि हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाए। सो ये बात क्लियर रखना कि हम 2017 से इस पर्टिकुलर डे को मना रहे हैं, लेकिन जो इसका नाम हमने रीनेम किया था वो कब किया था? 24 जनवरी 1950 में किया था, इसलिए उस पर्टिकुलर डे को हमने 24 जनवरी ये मनाते हैं। ठीक है जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का लक्ष्य रखा है? अब भाई ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या है? तो ग्रीन एनर्जी का सिंपल मतलब यही है कि जहां पे क्या हो जिससे पॉल्यूशन बहुत कम हो जाए, पॉल्यूशन हो ही ना, और ऐसे रिसोर्सेज से एनर्जी बनाई जाए, ठीक है, जिससे क्या हो, वी कैन से दैट कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी बनाई जाए जिससे जो बार बार कर सके, रिन्यू हो सकते हैं, यानी जिनका कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे या वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, ऐसा कुछ ना हो। तो ऐसे रिसोर्सेज से जब एनर्जी बनाई जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? ग्रीन एनर्जी कहलाएगी। तो भाई हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का लक्ष्य रखा है? और वी कैन से दैट बाय विच ईयर हिमाचल प्रदेश हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग ग्रीन एनर्जी स्टेट। तो क्या ये 2023 का है,
2025 का टारगेट है, 2026 का टारगेट है, 2028 का टारगेट है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? भाई ग्रीन एनर्जी बनने का जो ये टारगेट है हिमाचल प्रदेश का, ये उसने क्या रखा है कि भाई कब कंप्लीट हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो बेसिकली 2025 का टारगेट है हिमाचल प्रदेश का, और वी कैन से दैट कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज अनाउंस्ड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। और सीएम कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है भाई हम हिमाचल प्रदेश के? सो ही इज सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, तो भाई ये इनका स्टेटमेंट है कि हिमाचल प्रदेश ग्रीन एनर्जी बन जाएगा कब तक? 2025 तक। एंड हाउ? सो बेसिकली हिमाचल प्रदेश बिकमिंग ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय यूजिंग हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इन सभी का यूज करके वो क्या करेगा? वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा। Now we are going on to our next question. ULPIN, ओके, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो भाई ये है क्या, ये तो भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी बात हो रही है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है। यानी कि ULPIN हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा या फिर बिहार? यानी कि कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो भाई ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, तो लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ULPN? What do you mean by ULPIN? So it is basically a 14-digit number code which will help in the digitalization of land records। यानी कि जितने भी जो जमीन है, जो भूमि है, उनका जो भी आंकड़े का रिकॉर्ड रखना है, किसके पास कितनी है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखने में ये जो कोड है पर्टिकुलर, ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ULPIN? तो इट इज बेसिकली यूनिक एंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। And what it will be do? तो it will help in the digitalization of land records. Okay. Our next question is कि वर्ष 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? यानी अभी हम 2023 में है, जनवरी के मंथ के, तो इसी जनवरी के मंथ के अंदर ही कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो इन द ईयर 2023 हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन गिवन द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड? तो 11 है, वो 21 है, वो 41 है या फिर 51 है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? So, by there are 11 children who have been given this particular award, और इनका एज ग्रुप क्या है? तो 5 से, ठीक है जी, तो भाई इनका एज ग्रुप क्या है पर्टिकुलरली? 5 से 18 ईयर्स है। और इसमें इनको क्या मिला है? इसमें इनको 1 लाख रुपए भी मिले हैं। इसके अलावा इन्हें प्रशस्ति पत्र भी मिला है, और वी कैन से दैट सर्टिफिकेट। और ये अवार्ड दिया क्यों गया है? तो भाई 6 कैटेगरीज में अगर कोई भी बच्चा स्पेशलाइजेशन में है, ऐसे 6 कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल इनोवेशन, आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी,
सो समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ? मैं बता रही हूँ कि ये अवार्ड क्यों दिया गया है। सो अगर कोई भी बच्चा इन 6 कैटेगरीज में स्पेशलाइजेशन उसने कर रखी है, या वो किसी भी इन 6 कैटेगरीज में से किसी में भी क्या है, एक्सपर्ट है, तो उसको क्या मिलेगा? उसको ये अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा क्या है, सोशल सर्विस हो गई, यानी कि सामाजिक सेवा, या फिर स्पोर्ट्स। ठीक है, तो अगर ऐसी कैटेगरीज में कोई बच्चा एक्सपर्ट है तो उसको अवार्ड मिला है। एज ग्रुप क्या है? सो एज ग्रुप है 5 to 18 ईयर्स, और साथ में 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र या फिर सर्टिफिकेट भी मिला है। ठीक है, कितने? 11 बच्चों को। अब हमारा यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या है कि सरस मेला 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा, यानी विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल होस्ट द सरस मेला 2023। तो भाई इसकी मेजबानी, इसकी होस्टिंग कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कर रहा है? क्या वो जम्मू एंड कश्मीर है, हरियाणा है, त्रिपुरा है, या नागालैंड है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? सो भाई ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर, and they particularly Jammu and Kashmir will host this Saras Mela first time from 4 to 14th Feb. Fine. Our next question is, वायनाड सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है। ये किस राज्य में? भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट वायनाड हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स, यानी जितने भी आदिवासी हैं उन सभी को जितने बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड सो ऑन, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करने वाला पहला वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो वायनाड है। लेकिन ये कहाँ का है? ठीक है जी, भाई ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये किस राज्य में है? क्या ये कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर ये केरला में है? क्या लगता है आप लोगों को ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो भाई केरला इज द करेक्ट ऑप्शन है। Okay, and what are the basic documents? Basic documents are Aadhaar card, PAN card, birth and death certificate, and election voter ID card. Okay, so what are the basic documents over here? So they are Aadhaar card, PAN card, birth and death certificate, or we can say that voter ID card. So these are the all basic documents which will be provided to tribals of Kerala. Basically which district? Are Wayanad district. Okay, voter ID card. Our next question is कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? ठीक है जी, वोटिंग डे। व्हेन हैज नेशनल वोटर्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड? ठीक है, अब भाई तुम्हें भी पता है कि वोटिंग का हमारे देश में क्या रोल है, ठीक है, कि कितनी इंपॉर्टेंस है वोटिंग की। क्यों? क्योंकि वोटिंग के थ्रू ही तो हम एक ऐसा कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो जिससे क्या हो, वो हमारे लिए हमारे अकॉर्डिंग रूल्स बनाए, और क्या हो, देश में डेमोक्रेटिक हमारा देश रहे और चीजें उसी वे में चलती रहे, है ना जी। अब इसमें भी आपको पता है कि जो ये वोटिंग है ये कंडक्ट कौन कराता है? ये हमारा नेशनल निर्वाचन आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया, ये कंडक्ट कराता है। ठीक है भाई, जो हमारा निर्वाचन आयोग है ये कंडक्ट कराता है बेसिकली इसे। फिर इसमें हमने बात भी करी हुई है, अगर आप मेरा पॉलिटिकल लेक्चर देखोगे उसमें, कि भाई इसके अंदर ये क्या है, 3 मेंबर बॉडी है जिसमें कौन होते हैं,
भाई एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, दो अन्य होते हैं, और जो मुख्य है वो इस टाइम पे कौन है, वो राजीव कुमार है। ठीक है जी। तो ये तो हो गई पॉलिटी की बात। अब बात करते हैं कि पर्टिकुलरली ये डे मनाया कब गया है। तो क्या लगता है आप लोगों को, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है भाई आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे, यानी कि 21 जनवरी को ही हमारा ये नेशनल वोटर्स डे मनाया गया है। और ये कौन सा वोटर डे मनाया गया है? तो भाई ये 13th था, क्योंकि ये हमने कब से स्टार्ट किया है, 2011 से इसको हमने स्टार्ट किया है। तो हम कह सकते हैं कि भाई अब हम 13वां हमारा इस बार हमने नेशनल वोटर डे मनाया है। ठीक है, कौन सा मनाया है भाई? 13वां नेशनल डे मनाया है। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी, सो थीम क्या थी भाई इसकी? थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर साई। ठीक है जी, क्या थी कि वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, मैं वोट कर रहा हूं साई, दिस इज SYE। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, वो कौन थे? भाई इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर कोई ऐसी फेमस पर्सनालिटी की डेथ के बारे में बात हो रही है तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अब बात हो रही है क्या कि जो बालकृष्ण दोषी है इनका निधन हो गया है, तो भाई ये कौन थे? यानी बालकृष्ण दोषी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? क्या ये वास्तुकार थे, क्या ये इंजीनियर थे, ये लेखक थे, या ये फिल्म निर्देशक थे? ये यानी कि ये आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, राइटर थे, या फिल्म डायरेक्टर थे? हु वाज ही? क्या लगता है आप लोगों को कि ये कौन थे? भाई क्या लगता है आप लोगों को ये कौन थे? क्या ये हमारे आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, राइटर थे, या फिर फिल्म डायरेक्टर थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को ये कौन थे? तो भाई ये क्या थे? ये आर्किटेक्ट ही थे, और वी कैन से दैट ही वाज अ नोटेड आर्किटेक्ट। ठीक है, क्या थे? ये नोटेड आर्किटेक्ट थे, यानी बहुत ही फेमस वास्तुकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध वास्तुकार थे हम कह सकते हैं। और ये कौन थे? ये पद्म भूषण अवॉर्डी थे, यानी कि बेसिकली ही वॉज अ नोटेड आर्किटेक्ट एंड पद्म भूषण अवॉर्डी, एंड व्हेन ही वॉज डाइड एट द एज ऑफ 95 ईयर्स। ठीक है, ध्यान रखना क्या थे ये? नोटेड आर्किटेक्ट थे, पद्म भूषण अवॉर्डी थे, यानी इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, और इनकी डेथ कब हुई है? 95 ईयर्स की एज में हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ध्यान रखना भाई, उत्तर भारत की सबसे बड़ी है, तो फ्लोटिंग और परियोजना का जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है? वेयर हैज द बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया बीन इनॉग्रेटेड? तो क्या ये देहरादून में हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है, शिमला में हुआ है, या श्रीनगर में हुआ है? कहाँ पे उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है इसका उद्घाटन हुआ है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर, यानी चंडीगढ़ में हुआ है इसका इनॉग्रेशन, और कब हुआ है? तो इट इज इनॉग्रेटेड ऑन 23 जनवरी 2023। ठीक है, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा देश मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा? यानी कि कौन सा देश ऐसा है जो क्या करेगा? मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा, यानी विच कंट्री विल टेस्ट न्यूक्लियर इंजन फॉर मार्स मिशन? क्या वो जापान है, वो इंडिया है, वो अमेरिका है, या वो चाइना है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो भाई ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर. सो अमेरिका विल टेस्ट न्यूक्लियर इंजन फॉर मार्स मिशन. और बेसिकली अमेरिका में भी कौन? स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका विच इज नासा. So NASA will test nuclear engine for Mars mission or it will done till 2027. Nuclear fission will be done till 2027 in America. अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत का स्थान क्या है? What do you mean by जैविक खेती और we can say that organic farming. So question over here is what is the place of India in the expansion of organic farming? What do you mean by organic farming? So it is basically ये है क्या? तो ये क्या है कि जब हम जो भी ऐसे होता है ना प्रोडक्ट, जो गले हुए प्रोडक्ट है, सड़े गले प्रोडक्ट है, जो सड़े गली सब्जियां हैं, उससे जब हम उनको मिट्टी में मिला के खाद बनाते हैं, उससे हम खेती करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं. तो जैविक खेती में भारत का स्थान क्या है 2020 की बात करें तो? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? क्या लगता है आप लोगों को कौन सा स्थान भारत का है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है जी, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे भारत का तो तीसरा स्थान है. Then we will talk about who is first over here. So first is Argentina and second is Uruguay and third is India. ठीक है, तो भाई हमने बात कर ली पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है और तीसरे पे कौन है. ठीक है जी, अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि नोरो वायरस लक्षण किस राज्य के बच्चों में पाए गए हैं? भाई ये क्या है? एक नया वायरस है, तो ये किस स्टेट के चिल्ड्रंस में ऐसा पाया गया है? सिम्टम्स ऑफ नैरो वायरस हैव बीन फाउंड इन द चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट? क्या वो आंध्र प्रदेश के बच्चों में पाया गया है, केरला के, कर्नाटका के या तमिलनाडु के? क्या लगता है आप लोगों को कि ये जो हमारा नैरो वायरस है, इसके जो भी सिम्टम्स हैं वो किस स्टेट में पाए गए हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो भाई केरला इज करेक्ट ओवर हियर. और बेसिकली 2 चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड पॉजिटिव फ्रॉम नैरो वायरस टेस्ट और नैरो वायरस. ठीक है, तो भाई नैरो वायरस में कितने बच्चे यहाँ पे केरला के अंदर पॉजिटिव आए हैं? 2 बच्चे. कितने बच्चे पॉजिटिव आए हैं भाई? 2 बच्चे पॉजिटिव आए हैं. और अराउंड 62 चिल्ड्रन एंड सम पेरेंट्स ऑल्सो हैव शोन सम सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वायरस. ठीक है, कितने? 62 चिल्ड्रंस और कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जिनमें क्या पाए गए हैं? इसके इन्फेक्शन के लक्षण पाए गए हैं. ठीक है जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तोरगिया उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? यानी बेसिकली इन विच स्टेट तोरगिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? क्या हिमाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में? क्या लगता है आप लोगों को कहाँ पे ये उत्सव जो है ये मनाया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को कहाँ पे ये मनाया गया है? क्या लगता है आप लोगों को ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भाई इधर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. और बेसिकली व्हाट इज तोरगिया फेस्टिवल? तो इट इज द फेस्टिवल ऑफ 3 days ऑफ विच ट्राइब? ऑफ मुनप्पा ट्राइब. कौन सी ट्राइब है भाई? मुनप्पा ट्राइब जो है, यहाँ के जो भी लोग हैं वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं. ठीक है जी, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहली बार किस सैन्य बल की महिला प्रहरी की ऊंट टुकड़ी गणतंत्र दिवस 2023 में उसने भाग लिया है? यानी क्या हुआ है? पहली बार ऐसा हुआ है कि जो महिला प्रहरी की ऊंट टुकड़ी है वो भाग लेगी गणतंत्र दिवस में. तो वो कहाँ की टुकड़ी है?
for the first time the camel contingent of women sentinels of which military force will participate in Republic Day 2023? वो कहाँ की ऊँट टुकड़ी है? क्या वो BSF की है, CISF की है, SSB की है या ITBP की है? क्या लगता है आप लोगों को कहाँ की है वो, जो क्या करेगी? अब हमारा जो ये रिपब्लिक डे 2023 में इसका जो सेलिब्रेशन हुआ है उसमें इसने पार्टिसिपेट किया है। भाई अब तो आप सेलिब्रेशन देख भी चुके होंगे, कईयों ने परेड देखी भी होगी, तो अब तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही। तो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ठीक है जी। So by option A is correct over here. What do you mean by BSF? So BSF is basically border security force. It is basically border security force. ठीक है, क्या है भाई ये? Border security force है. And BSF is the only agency that deploys camel for both purpose, for operational and commercial purposes. ठीक है? We can say that for operational and ceremonial purposes. ठीक है? It is not commercial, it is ceremonial purposes. टाटा ट्रस्टर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी अब जो ये सीईओ बने हैं कहाँ के? टाटा ट्रस्ट के। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टाटा ट्रस्ट। तो क्या वो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह है, वो विकास रोहित है, क्या वो सिद्धांत शर्मा है, या वो अजीत कुमार सक्सेना है? कौन है वो जो टाटा ट्रस्ट के क्या बने हैं? सीईओ बने हैं प्रेजेंट में। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी। सो भाई सिद्धांत शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ टाटा ट्रस्ट व्हेन ऑन 24 जनवरी 2023। ठीक है जी, कब हुए हैं अपॉइंटेड? 24 जनवरी 2023 को हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द थर्ड ऑरेंज फेस्टिवल 2023 स्टार्टेड? ठीक है जी, भाई जो ये फेस्टिवल है ये कहाँ शुरू हुआ है? आइजोल, कोहिमा, इम्फाल और गुवाहाटी। किधर हुआ है भाई ये तीसरा हमारा ऑरेंज फेस्टिवल? क्या लगता है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है? सो भाई ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर. सो बेसिकली इन नागालैंड एट रुसेमा विलेज in Kohima, the third Orange Festival 2023 is started. So basically where? In Nagaland. और विलेज का नाम क्या है? रुसेमा विलेज। और वो कहाँ पे है? कोहिमा में है, जहां पे क्या हुआ है? ये फेस्टिवल शुरू हुआ है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का 74वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया है? वेरी इजी क्वेश्चन भाई, बस तुम यहाँ से क्या ध्यान रखना कि इस बार हमने कौन सा मनाया है? 74 हमारा रिपब्लिक डे मनाया है। तो कब मनाया है भाई? इसमें तो कुछ बताने जैसी जरूरत ही नहीं है। ऑफ कोर्स हमने 26 जनवरी को मनाया है। और क्यों? क्योंकि वैसे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब रेडी हो गया था? तो रेडी हो गया था 26 जनवरी 1949 में, बट इसको हमने लागू कब किया था? इसको हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950 में। और इसी वजह से तभी से हम क्या मनाते आ रहे हैं? अपना रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं 26 जनवरी को। ठीक है जी। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? कि हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022? तो भाई ये किसको चुना गया है? क्या सूर्य कुमार यादव को, वेंस्टॉक को, बाबर आजम को या फिर रोहित शर्मा को? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो भाई बाबर आजम इज द वन हु हैज बीन selected as the ICC Men's Cricketer of the Year 2022, or we can say that
सूर्य कुमार यादव, ठीक है, तो ये कौन है? सो भाई बेसिकली सूर्य कुमार यादव कौन है? तो हमारा जो T21 है ना, इसका जो T21 में जो मेल वाला अवार्ड जो मिला है, जो T21 में मेल वाला सिलेक्ट हुए हैं, वो कौन हुए हैं? वो हुए हैं सूर्य कुमार यादव। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? भाई 2022 जो अपना प्रीवियस ईयर गया है, उसमें कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? यानी हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड बाय पद्म विभूषण फॉर 2022? क्या 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, 6 लोग हैं या 8 लोग हैं? कितने लोग हैं भाई जिन्हें क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो भाई यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि पद्म विभूषण कितनों को मिला है? पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है। ठीक है जी, कितनों को मिला है? पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है। और बेसिकली गवर्नमेंट अनाउंस 6 नेम फॉर पद्म विभूषण एंड 9 नेम्स फॉर पद्म भूषण, ठीक है जी, एंड 9 नेम्स फॉर पद्मश्री। यानी जो अवार्ड्स हैं इसमें 9 लोगों को पद्मश्री मिलेगा, 9 लोगों को क्या मिलेगा? पद्म भूषण मिलेगा, और 6 लोगों को क्या मिल रहा है? पद्म विभूषण मिला है। किसने अनाउंस किया है? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक यानी जीएम, जनरल मैनेजर के रूप में किसने पदभार संभाला है? हु हैज टेकन ओवर एज द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे? क्या वो श्यामल भाई बी पटेल हैं, भारत भास्कर है, सिद्धांत सेमिट अहम अरमा है, या फिर नरेश लालवानी है? कौन है वो जो अब क्या बने हैं? जो अब सेंट्रल रेलवे के जीएम बने हैं, कौन है भाई वो? क्या लगता है आप लोगों को कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? कौन है वो जो अब क्या बने हैं? अब बने हैं वो सेंट्रल रेलवे के जीएम। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? भाई आप लोग बताएं, आपको क्या लगता है? आप लोग फटाफट वीडियो पॉज करो और सोचो कि क्या हो सकता है। बेसिकली नरेश लालवानी has taken over as the new general manager of central railway। ठीक है जी, तो भाई अब कौन बने हैं? हमारे नरेश लालवानी जी बने हैं। ठीक है जी, और अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग कमेंट में बताओ कि रेलवे बोर्ड चेयरमैन कौन है? हु इज द प्रेजेंट रेलवे बोर्ड चेयरमैन? तो भाई प्रेजेंट में हमारे रेलवे बोर्ड चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। प्रेजेंट में कौन है? अनिल कुमार लाहोटी जी हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि भारत और मिस्र ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को कितने मिलियन तक ले जाने का निर्णय लिया है? भाई हमारा जो भारत है और जो इजिप्ट है, इन्होंने मिलकर के अपना जो व्यापार है उसको आने वाले 5 सालों में कितना मिलियन ले जाने की बात कही है? बता दो, पहले कितना था? 7 बिलियन था। अब वो कितना होगा वो आप लोग सोचो पहले कि इंडिया एंड इजिप्ट हैव डिसाइडेड द बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम टू हाउ मच बिलियन इन द नेक्स्ट 5 years? क्या 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर? पहले कितना था? पहले था 7 बिलियन। ठीक है, अब कितना होगा? मतलब कितना उनका एजम्पशन है कि 5 ईयर में कितना ग्रो हो जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? भाई ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। और मैं आपको क्या बता रही हूँ? मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऑन 26 जनवरी 2023 they both are decided to take over the bilateral trade to USD 12 billion from 7 बिलियन एट प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट में जो 7 बिलियन है उससे हम क्या करेंगे? उसको 12 बिलियन तक लेकर के जाएंगे। ये बात दोनों ने कब डिसाइड करी? 26 जनवरी को डिसाइड करी थी। ठीक है जी, और आपको पता है कि मिस्र से हमने क्या बुलाए थे? मुख्य अतिथि बुलाए थे।
इसी रीजन से क्या हुआ, बायलैटरल ट्रेड आगे बढ़ने की बात हुई। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्वेलो टेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है। ठीक है जी, क्या बात हो रही है कि इन विच स्टेट अ स्वेलो टेल बटरफ्लाई हैज बीन सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जो पहला स्वेलो टेल है तितली, इसको कहाँ देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा या फिर कर्नाटका। क्या लगता है आप लोगों को कहाँ पे देखा गया होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। एंड if we talk about swallowtail butterfly, तो it was extinct from where? It was extinct from basically China. It was extinct from basically China और Myanmar. ठीक है, it is basically extinct from southern China and Myanmar. तो यानी ये क्या हुई थी, ये लुप्त हो गई थी कहाँ से? म्यांमार से और साउथर्न चाइना से। और अब ये कहाँ दिखी है? अब ये दिखी है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि महिला आईपीएल के लिए अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को किसने खरीदा है, यानी हु हैड ब्रॉट द अहमदाबाद फ्रेंचाइज फॉर द वुमेन्स आईपीएल। किसने खरीदा है वुमेन आईपीएल के लिए किसको? अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को। क्या वो अदानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड है, क्या वो रिलायंस ग्रुप है, क्या वो रॉयल चैलेंजर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड है, क्या वो JSW GMR प्राइवेट लिमिटेड है। यानी किसने खरीदा है किसको? अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को? तो भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी बेसिकली अदानी स्पोर्ट लाइन प्राइवेट लिमिटेड हैड ब्रॉट द अहमदाबाद फ्रेंचाइजी फॉर वुमेन्स आईपीएल। और किस कॉस्ट में खरीदा है? तो अप्रॉक्स 469.99 करोड़। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 25 जनवरी 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत 19.3 करोड़ घरों में कितने प्रतिशत घरों को कवर किया गया है। यानी जो एक जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, ठीक है जी, उसमें से 19.3 करोड़ घरों में से कितने घरों को कवर कर लिया गया है 25 जनवरी 2023 तक। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेस आउट ऑफ 19.3 करोड़ हाउसेस हैज बीन कवर्ड अंडर जल जीवन मिशन बाय 25 जनवरी 2023? तो क्या वो 45% है, 50% है, 56% है या फिर 60% है? क्या लगता है आप लोगों को कितने परसेंट यहाँ पे घरों को कवर कर लिया गया है किसमें? जल जीवन मिशन के तहत। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? और आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि बेसिकली जल जीवन मिशन है क्या। भाई जल जीवन मिशन एक्चुअल में है क्या? तो भाई ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जल जीवन मिशन क्या है। ठीक है जी, आप लोगों को ये चीज क्लियर कट पता होनी चाहिए कि जो जल जीवन मिशन है इसको स्टार्ट कितने किया था? तो इसको स्टार्ट किया था जल शक्ति की जो मंत्रालय है उसने, यानी जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने इसको शुरू किया था। ठीक है जी, उसी ने इसको शुरू किया था। ठीक है, और अब प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो 56% को हम कवर कर चुके हैं। कितने को कवर कर चुके हैं? 56% को कवर कर चुके हैं, यानी हम यहाँ पे 11 करोड़ घरों को कवर कर चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट किसने किया था? जल शक्ति मिनिस्ट्री यानी जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया था। ठीक है, कितने कवर कर चुके हैं? 56% कवर कर चुके हैं, यानी अप्रोक्स 11 करोड़ हाउसेज हमको इसके अंदर कवर कर चुके हैं। इसमें काम क्या है कि हम क्या करें, हम उनको प्रोवाइड करें टैप वाटर। और वी कैन से दैट कि जल जीवन मिशन वाज स्टार्टेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री and at present time they are covered approx 11 crore houses, or we can say that 56% of 19.3 crore houses. And what do you mean by Jal Jeevan Mission? So it is basically to provide tap water to all the houses.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है जी, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनका जो टीकाकरण होगा उसका उसके लिए उन्होंने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। यानी विच प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर टू कीप डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ वैक्सीनेशन कार्ड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। क्या वो यूविन है, कोविन है, आईविन है या फिर वीविन है? क्या लगता है आप लोगों को क्या है वो? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो भाई अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि यूविन है जो ऐप है जिसके अंदर क्या होगा, बच्चों लेडीज के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में हु इज द प्रेजेंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए करंट अफेयर कि प्रेजेंट टाइम में हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर और वी कैन से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सो ही इज मनसुख मंडाविया। He is Mansukh Mandaviya. Okay, now we are going to our next question. पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? भाई अवार्ड का नाम क्या है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो भाई इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है कि हु हैज बीन ऑनर्ड विद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? क्या वो लता मंगेशकर है, प्रभा अत्रे है, पंडित जसराज है, छन्नूलाल मिश्रा है? कौन है वो भाई जिसे इस अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी प्रभा अत्रे हैज बीन ऑनर्ड विद दिस पर्टिकुलर अवार्ड। एंड इफ यू टॉक अबाउट हु इज प्रभा अत्रे, so Prabha Atre is Hindustani singer and he has been awarded with this particular award with, and he was also presented with a certificate and 1 lakh rupees. ओके कितने भाई? एक सर्टिफिकेट मिला है और क्या मिला है? 1 लाख रुपए भी इसके अंदर उन्हें मिले हैं। अब यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये कब मनाया गया है? व्हेन इज इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेटेड? भाई ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं ये तो अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। क्या 26 जनवरी को मनाया है, 27 जनवरी को, 25 जनवरी को या 24 जनवरी को? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? क्या लगता है आप लोगों को कि ये जो डे है ये हमने कब मनाया है? ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को ये डे हमने कब मनाया है? ठीक है जी, सो भाई मैं आप लोगों को बता दूं ये हमने 26 जनवरी को मनाया है और वी कैन से दैट 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एंड नेशनल कस्टम डे ऑल्सो। यानी 26 जनवरी के दिन हम लोग तो यही जानते हैं कि हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं, बट बेसिकली हम अपना नेशनल कस्टम डे भी इसी दिन मनाते हैं। एंड इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1953 एंड सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। ठीक है जी, 1953 से मनाना हमने शुरू किया था और अब हम हर 26 जनवरी को इसको मनाते हैं। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस इनकी जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिश्रित युगल के खिताब का खिताब जीता है। ठीक है जी, तो ये किस देश से संबंधित है? भाई इन दोनों ने क्या किया है, एक अवार्ड जीता है, किताब जीता है, तो बेसिकली ये किस देश से संबंधित है? यानी द पेयर ऑफ लुइसा स्टेफनी एंड राफेल मटोस वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिक्स डबल टाइटल। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या ब्राजील? क्या लगता है आप लोगों को भैया किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को भैया किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? भाई आप लोगों को जो एक बार अपना ओपिनियन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर रखा करो। ठीक है, जिससे क्या होगा आप लोगों को एटलीस्ट पता लगता रहेगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और आपका नहीं था तो क्यों नहीं था। तो भाई ब्राजील इज करेक्ट ओवर हियर, तो दे बोथ आर बिलोंग्स टू ब्राजील कंट्री। ओके,
और इन्होंने इसे जीता कब है, तो दे हैव वॉन दिस पर्टिकुलर अवार्ड ऑन 27 जनवरी 2023। और उन्होंने हराया किसको है, तो दे डिफीटेड द इंडियन ग्रुप, और वी कैन से दैट इंडियन पेयर ऑफ रोहन एंड सानिया मिर्जा। ठीक है, तो भाई सानिया मिर्जा और जो रोहन है, इनका क्या हुआ है, इनका जो भी पेयर है उसको किसने हराया है, इन्होंने मिलकर के हराया है, इन दोनों ने। और ये कहाँ की है, ये ब्राजील की है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मिस्र के द्वारा किस नहर पर भारतीय उद्योगों को विशेष क्षेत्र आवंटित करने पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी नहर ऐसी है जिस पर जो इजिप्ट है वो भारत के उद्योगों को विशेष क्षेत्र देने पर विचार कर रहा है, और विच कैनाल इज इजिप्ट कंसिडरिंग एलोकेटिंग अ स्पेशल एरिया टू इंडियन इंडस्ट्रीज। क्या वो सुएज नहर है, पनामा नहर है, कील नहर है, या फिर अल्बर्ट नहर है? क्या लगता है आप लोगों को भाई, कौन सी नहर है जिसके ऊपर से जो भी भारत के उद्योग धंधे हैं उसको विशेष क्षेत्र देने के बारे में मिस्र विचार कर रहा है? क्या लगता है आप लोगों को, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? ठीक है, so option A is correct over here. Or what do you mean by Suez Canal? So it is basically separates the continent. It is basically separate the continent of where? So it is basically separate the continent of Africa from Asia. ठीक है, तो भाई एशिया के कॉन्टिनेंट से अफ्रीका को सेपरेट करने का काम कौन करता है? सुएज कैनाल करता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो प्रेजेंट में हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? 500, 600, 400 या 412? कितने वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दी है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, या फिर ऑप्शन ए, बी, सी और डी? चार ही ऑप्शन है, वही बताओ क्या लगता है आप लोगों को, क्योंकि ना आप लोग सोचते चलो जिससे आपको ये लगे कि हाँ यार ये ऑप्शन पक्का करेक्ट होगा। ठीक है जी, तो आप लोग बता देना यहाँ पे अपना 412 ऑप्शन करेक्ट है। और क्या है, भारत के कुछ सर्वोच्च यानी बहुत सुप्रीम लेवल के सम्मान पुरस्कार हैं, जैसे कौन कौन से? एक हम कह सकते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब क्या है? वीर चक्र, ये सब क्या है? बेसिकली बहुत सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार हैं। कौन कौन से? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र। ये क्या है? ये भाई कुछ सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि साउथ अफ्रीका से कितने चीता को भारत लाया जाएगा? भाई अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को कहीं और से यहाँ मंगा रहे हैं तो उसका बेसिक रीजन क्या है कि भाई वो क्या हो गए हैं, वो लुप्त हो गए हैं। वो क्या हो गए हैं भाई? वो लुप्त हो गए हैं हमारे यहाँ से, तभी तो हमें क्या करना पड़ रहा है, उन्हें कहीं और से मंगाना पड़ रहा है। ठीक है, सो हाउ मेनी चीता विल बी ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? कितने? 100, 200, 500 या 400? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर, यानी हम 100 मंगा रहे हैं चीता कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। और मैं आपको बता दूं कि हमने 8 चीता इससे पहले कहाँ से मंगाए थे? नाम्बिया से। कहाँ से? नाम्बिया से। कब? पिछले सितंबर में मंगाए थे। कब मंगाए थे? पिछले सितंबर में। कितने? 8। सो वी कैन से दैट कि there was also arrival of 8 cheetahs from Namibia in September last year. ठीक है, कहां से? नाम्बिया से। ठीक है जी, कहां से भाई? नाम्बिया से। Our next question is कि
30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है, यानी वेयर हैज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस स्टार्टेड। किधर हुआ है भाई, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई। कहाँ पे हमारी जो ये 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है इसका आयोजन हुआ है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये भाई, अहमदाबाद के अंदर हुआ है। ठीक है जी, और ये कहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो ये ऑर्गेनाइज्ड होगा साइंस सिटी में। तो इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन साइंस सिटी, और ये क्या है, ये 5 डे तक रहेगा। कब तक रहेगा भाई, ये 5 डेज तक रहेगा। ये बात ध्यान रखना, कब तक रहने वाला है, ये तो 5 डेज तक रहने वाला है। ठीक है जी, और कब खत्म होगा, 31 जनवरी को खत्म होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पहली मेड इन इंडिया सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन किसने लॉन्च किया है, यानी क्या हुआ, अब एक सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन बन गई है, तो ये पहली बार बनी है, इसको लॉन्च किसने किया है, यानी हु हैज लॉन्च द फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। क्या अमित शाह ने किया है, मनसुख मंडाविया जी ने किया है, अनुराग ठाकुर ने किया है, स्मृति ईरानी ने किया है। भाई डू यू नो अबाउट कि अमित शाह कौन है, सो अमित शाह इज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि ये क्या है, ये गृह मंत्री है। ठीक है जी, एंड मनसुख मंडाविया कौन है, और वी कैन से दैट हु इज मनसुख मंडाविया, सो मनसुख मंडाविया इज सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, यानी कि ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है जी, और अनुराग ठाकुर कौन है, तो ये भाई ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। ठीक है जी, ये बात भी ध्यान रखना। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि जो ये फर्स्ट में पहली बार इंडिया में एक वैक्सीन बनी है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, इसको लॉन्च किसने किया है, अमित शाह ने, मनसुख मंडाविया ने, अनुराग ठाकुर ने या स्मृति ईरानी ने। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि अमित शाह हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया has launched the first made in India cervical cancer vaccine, और the name of vaccine is Sarvac. Name of the vaccine is Sarvac. ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया है, अमित शाह ने किया है। और ये हुआ क्या था एक्चुअल में, मैं आपको ये बताती हूँ कि एक ना अनाउंसमेंट हो गई थी कि 2023 में जो लेडीज है ना, उनके जब यूट्रस में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन लाई जाएगी। ठीक है, ये बात पहले ही तय हो गई थी, और अब 2023 में कब, 24 जनवरी को, 24 जनवरी को कब, जब हमारा क्या था, नेशनल गर्ल डे, और वी कैन से दैट राष्ट्रीय बालिका दिवस जब था, तो उस दिन ही इसको लॉन्च कर दिया गया। ठीक है जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि जय जमुना का निधन हो गया है, वह कौन थी। इससे पहले हमने एक निधन पे चर्चा करी थी, ठीक है, और अब हम एक और निधन पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाले कौन थे, आर्किटेक्ट थे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो जय जमुना है, इनका निधन हो गया है, ये कौन थी। तो जय जमुना इज पास्ड अवे, हु वाज शी, क्या ये एक्ट्रेस, अभिनेत्री थी, निर्देशक, डायरेक्टर थी, राजनीतिज्ञ या पॉलिटिशियन थी, या फिर सभी थी, यानी ये तीनों ही कैटेगरी में फिट बैठती थी, ये तीनों ही रोल इन्होंने प्ले किए थे। तो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सो भाई ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर, यानी कि जो जय जमुना है वो एक्ट्रेस भी थी, डायरेक्टर भी थी, पॉलिटिशियन भी थी, और उन्होंने 198 फिल्म्स में काम किया था, कौन सी, तेलुगु मूवीज जो होती है उसके अंदर। ठीक है, और ये पॉलिटिशियन कैसे थी, तो भाई ये 1980s में ये क्या बनी थी, ये क्या बनी थी, ये अध्यक्ष बनी थी, और वी कैन से दैट कि ये प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, कहाँ की, आंध्र प्रदेश में महिला कांग्रेस की। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में महिला कांग्रेस में ये क्या बनी थी, ये अध्यक्ष बनी थी। ठीक है जी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्लभपुर वन्यजीव अभयारण्य, इसमें जो प्रवासी पक्षी हैं इनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, भाई ये किस राज्य में स्थित है।
भाई एक अभयारण्य है, इसमें जो प्रवासी पक्षी हैं उनकी संख्या में कमी आई है। लेकिन पूछ क्या रहे हैं कि जो अभयारण्य है ये एक्चुअल में कहाँ लोकेटेड है, कि अ डेडलाइन इन द नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड हैज बीन रिकॉर्डेड इन बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। भाई ये लोकेटेड किधर है? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और वेस्ट बंगाल। क्या लगता है आप लोगों को कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को कहाँ पे ये लोकेटेड है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, सी सही है या फिर ऑप्शन डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हेयर, यानी कि जो ये हमारा बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ है, और वी कंसीडर बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1977। कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी? भाई 1977 में हुई थी। इट इज ऑल्सो नोन एज डियर पार्क। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसका अनदर नेम क्या है भाई? डियर पार्क भी हम इसको कहते हैं। ठीक है जी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, लेकिन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हम पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्लास आपकी एंड होगी। ठीक है भाई, अगर आपको आपके पूरे वीक के करंट अफेयर्स विद सॉल्यूशन और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो जल्दी जल्दी और डिटेल में अगर मिल रही है, तो इससे बेहतरीन वीडियो आपको और कहाँ मिलेगी। अब बात हो रही है कि कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? भाई ऑथर एंड बुक, ये वाली सीरीज भी मैं अपनी पहले वाली करंट की क्लासेस में लेकर के आ चुकी हूँ, आगे भी लाती रहूंगी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम? क्या साहिल सेठ है, वो प्रीति शनाय है, आर कौशिक और आर श्रीधर है, या फिर प्रकाश सिंह है? कौन है जो इस पर्टिकुलर बुक के ऑथर है? क्या लगता है आप लोगों को इस पर्टिकुलर बुक के जो ऑथर है वो कौन है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, सो बेसिकली दिस बुक वाज रिटन बाय आर के कौशिक, this book is written by R. Kaushik, or we can say that by RK, and as the field coach of the Indian cricket team, he was written this particular book. ठीक है जी, so फील्डिंग कोच के रूप में इन्होंने क्या किया है, इस बुक को लिखा है। ठीक है जी, तो यहां से हमने अपने पूरे वीक के यानी मंडे टू संडे तक के जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी उसके ऊपर 60 क्वेश्चंस के रूप में डिस्कशन कर लिया, जिसके अंदर आपके ऑथर और बुक वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीक में बना था वो आ गया, जो निधन वाला क्वेश्चन बना था वो हो गया, कौन सी स्कीम्स चल रही हैं और अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आपके इस वीक के अंदर हुए हैं वो भी हमने पढ़ ली है। ठीक है, इसके अलावा देश में कब क्या हो रहा है और देश के बाहर क्या हो रहा है, कौन सी हम लोग इसके साथ साथ हम कह सकते हैं हम तृतीया कर रहे हैं, कौन कौन से हम लोग स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं, सभी के ऊपर चर्चा हो गई। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज की सीरीज में 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम अपने 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला है देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, यानी कि देशों के राष्ट्र अध्यक्ष से मतलब क्या है, यानी किस देश में कौन अध्यक्ष है। फॉर एग्जाम्पल ईरान की अगर मैं बात करूं तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, तो बेसिकली मैं उनके नाम आपके सभी के बीच में लेकर उपस्थित हुई हूं ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। सो बेसिकली हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, सो ही इज इब्राहिम रासी। ठीक है, नाउ हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, इट मींस इनका न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, सो ही इज अनवर इब्राहिम। Who is the new prime minister of Lebanon? So he is Najib Mikati. Or who is the prime minister of Ethiopia? So he is Abiy Ali Ahmed. Okay जी, ये this is the important name, so be prepared for that. Okay, they all are very important. The president of Mongolia is Ukhna Khurlusuk. And who is the president of Iraq? So he is Abdul Latif Rashid. And who is the prime minister of Italy? So he is Giorgia Meloni. Sorry, she is Giorgia Meloni because she is the first woman who became the prime minister of Italy. So we can say that कि इटली में पहली बार क्या हुआ है, एक वुमेन बनी है प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली मैंने यहाँ लिखवाया भी है कि फर्स्ट वुमेन है वो इटली के अंदर जो क्या बनी है, प्राइम मिनिस्टर बनी है। इससे पहले इटली में जितने भी आए हैं वो जेंट्स ही आए हैं। और इफ वी टॉक अबाउट इंडिया प्राइम मिनिस्टर, सो ही इज
नरेंद्र मोदी, और इफ वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट, so she is द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी। अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट सीरीज में। एक सीरीज कवर हो गई जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बारे में चर्चा कर ली। अब क्या बात करेंगे, भारत के प्रमुख लोक नृत्य। भाई जो भी बच्चे यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे साथी, जो भी मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हो, और आप लोग अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल की, एमटीएस की, या फिर एसएससी का कोई और एग्जाम देना चाह रहे हो, उन सभी केसेस में आपका एक जो ये टॉपिक है लोक नृत्य वाला, यानी किस राज्य में कौन सा फेमस फोक डांस हम कह सकते हैं कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए एक वो सीरीज भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पे कठपुतली नृत्य यानी कि पपेट डांस, चाकरी, तेहरताली और घूमर, ये सब क्या है, ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं, यानी राजस्थान के कल्चर से जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं झारखंड की तो यहाँ पे पाइका, छऊ, सोहराई और कर्मा, ये क्या है, ये झारखंड के बेसिक लोक नृत्य हैं, बेसिक फोक डांसेस वहां के हैं। अगर बात करूं उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पे कजरी, जोहरा, रासलीला, नौटंकी और चरकूला, ये सब क्या है, ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो इनका थोड़ा नाम आपको ध्यान होना चाहिए। भाई अगर आप लोगों को इसका प्रिपरेशन करना है तो अब आप लोग गूगल में एक एक चीज तो लेकर के बैठोगे नहीं कि पर्टिकुलरली कोई आपको नाम दिखा, भाई सर्च आउट करो ये नाम कहाँ है वो नाम कहाँ है। इससे बढ़िया है ना कि आपको एक ही जगह एक सीरीज मिल गई है। आप क्या करो, हमारे भव्यम क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पे भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस आप इस वीडियो के लिंक में जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सेम एज इट इज, जो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है ये भी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो मैं क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ उसके बारे में जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो भी आपको फुल रिटर्न में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है जी, तो भाई देरी मत करो, जाओ डिस्क्रिप्शन में और ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और हमारा इंस्टा चैनल। ठीक है जी। अब बात आई हरियाणा की, तो हरियाणा में धमाल, मंजीरा, खेरा, झूमर, फाग और लूर, ये सब क्या है, ये हरियाणा के कुछ लोक नृत्य हैं जो मेन फेमस हैं हरियाणा में। अब मैं बात करूं कर्नाटक की तो यहाँ पे यक्षगान, करगा, लांबी और विरगासते, ये क्या है, ये कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। बात करूं उत्तराखंड की, सो घरवाली, ओ आई मीन इट्स गढ़वाली घरवाली तो अलग ही हो गया तो कुमाऊनी, रासलीला, कजरी, झोरा और चपादी, भाई ये सब क्या है, ये उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। बात करूं जम्मू कश्मीर की तो राउफ, दमाली, कुद और कूद डांडी नाच, ओ इट्स जंप डांडी डांस। सो ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर के बेसिक फोक डांसेस हैं। सो यहाँ पे अपनी दूसरी सीरीज भी कंप्लीट हो गई। पहली सीरीज में हमने देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में जाना और सेकंड वाली में हमने जो बेसिक राज्य हैं, जो इंपॉर्टेंट राज्य हैं, उनके क्या जाने, लोक नृत्य जाने। अब हम आ गए हैं अपनी तीसरी सीरीज पे। वैसे इसके अंदर 4 इंक्लूड करी है मैंने, मैं 3 बोल रही थी, इसके अंदर 4 है। तीसरी क्या है कि वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशंस कौन से हैं। ठीक है जी, यानी कि जो हमारा, अब भाई देखो अभी तो 2023 का जनवरी का ही मंथ चल रहा है, तो इससे पहले हमारा जो 2021-22 का जो साल रहा है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस चलाए गए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले चला ऑपरेशन गरुड़, तो ये क्या है, तो सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए इसको चलाया। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन गरुड़, तो सीबीआई टू बस्ट द ड्रग नेटवर्क। ठीक है जी, तो इट वॉज स्टार्टेड बाय सीबीआई टू बस्ट द ड्रग नेटवर्क, यानी सीबीआई ने इसको स्टार्ट किया कि इसलिए जिससे जो ड्रग है उसको रोका जा सके। अगर हम बात करें ऑपरेशन नार्कोस की, सो ये क्या है, इट वॉज स्टार्टेड टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग थ्रू रेलवे बाय रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, यानी रेलवे सुरक्षा बल ने क्या किया, रेल के माध्यम से जो नशीले पदार्थ की तस्करी हो रही थी उसको रोकने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया। अगर बात करूं ऑपरेशन मिशन अमानत की, ठीक है जी,
मिशन अमानत, इसमें क्या है, जो भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु, यानी देखो ना, नाम में ही सब कुछ जाहिर हो रहा है, अमानत, भाई किसी की कोई चीज अमानत भी तो हो सकती है। तो जिन यात्रियों को कोई सामान खो गया है उसकी ट्रैकिंग के लिए ये योजना भारतीय रेल ने चलाई। So what do you mean by operation mission Amanat? So it was tracking lost luggage of passenger by Indian Railways। ठीक है, अगर बात करूं ऑपरेशन गंगा क्या है, तो भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक फंस गए थे और जो छात्र फंस गए थे उनको भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। ठीक है जी, आपको पता है कि यूक्रेन और तालिबान का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पे जो भी फंस गए थे वहां पे यूक्रेन के अंदर, उनको भारत में लाने के लिए, जो भारत के नागरिक थे, बच्चे थे, ठीक है, उनको भारत में लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, so basically it was started to bring Indian citizens and students stranded in war-torn Ukraine to India। ठीक है, अगर बात करूं ऑपरेशन ओलिविया की, तो ये क्या है, तो भारतीय तटरक्षक के द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए इसको चलाया गया है। क्यों? क्योंकि भाई ये लुप्त हो रहे होंगे, इसी वजह से ये ऑपरेशन चलाया गया। अगर बात करूं ऑपरेशन देवी शक्ति की, भाई ये क्या है, विदेश मंत्रालय के द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में जो भारतीय फंस गए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। तो ये ऑपरेशन गंगा में भी जो फंसे नागरिक है उनको निकाला गया और ऑपरेशन देवी शक्ति में भी यही काम किया गया। सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको स्टार्ट किया इवेल्युएट करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड को, जो तालिबान में जो है अफगानिस्तान वहां पे फंस गए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस भी जान ली। अब आज की लास्ट सीरीज है भाई, 4 सीरीज थी, चौथी सीरीज क्या है, इंपॉर्टेंट डेज इन जनवरी। क्योंकि हम 29 जनवरी पे आज हैं तो ऑब्वियसली हमारा ये मंथ खत्म ही हो गया है, 2 दिन रह गए हैं मात्र। ऐसे में अब पूरे मंथ में इंपॉर्टेंट डेज जो जनवरी के रहे हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार हम पहले भी हमारी करंट की क्लास में कर चुके हैं। तो भाई 1 जनवरी को तो भाई नए साल का दिन, न्यू ईयर तो हम मनाते ही हैं, लेकिन इसके साथ हम वैश्विक परिवार दिवस यानी ग्लोबल फैमिली डे मनाते हैं। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी पुटअप किया था, ठीक है जी, जब मैं अपनी करंट की क्लास करा रही थी प्रीवियस क्लासेस में। तो भाई ग्लोबल फैमिली डे में क्या होता है, तो इसके अंदर बेसिकली ये मनाया इसलिए जाता है जिससे हम लोगों को प्रमोट करें कि भाई नए साल के दिन आप क्या करो, फुल एकता के साथ रहो। एकता मीन्स यूनिटी, फाइन, कोई और एकता नहीं, ओके। तो भाई आप लोग एकता के साथ, मानवता के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करो और औरों के प्रति भी ऐसा ही नजरिया रखो। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। भाई ये क्या है, तो भाई जो हमारे भाई बंधु नहीं देख सकते, जिनकी आंखें नहीं सही हैं, तो उनके पढ़ने लिखने के लिए, उनके समझने के लिए जो ये ब्रेल बनाई गई है, इसका जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, लुई ब्रेस के जन्म दिवस पर 4 जनवरी को। 8 जनवरी को क्या मनता है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस मनता है। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 9 जनवरी सेलिब्रेटेड एज NRI डे। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी को ही जो गांधी जी हैं वो 1915 में लौटे थे भारत के अंदर। कहां से? साउथ अफ्रीका से। इसी वजह से इस दिन को हम कैसे NRI डे के रूप में मनाते हैं। 11 जनवरी को हम लाल बहादुर शास्त्री जी की पुनः तिथि मनाते हैं, यानी कि डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे मनाते हैं, यानी आप लोगों का दिन हम 12 जनवरी को मनाते हैं। अब इसके बाद बात करें कि 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे यानी भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। We are celebrated 23rd January as नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ठीक है जी। We are celebrated 24 January as नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। भाई इंपॉर्टेंट बताया भी तुमको। और इसी दिन हम लोगों ने क्या किया, तो हमने पढ़ा भी, इस दिन हमने क्या किया, एक वैक्सीन लॉन्च कर दी, जो अभी हमने डिस्कस भी करी थी, सर्वैक नाम की, जिससे क्या होगा, जो लेडीज के जिनके यूट्रस में कैंसर हो जाता है उनके टीकाकरण के लिए इस पर्टिकुलर वैक्सीन को लॉन्च किया गया। 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद बात करूं 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं और इंटरनेशनल कस्टम डे मनाते हैं, ठीक है। ये भी हमने अभी अपने वीडियो क्लास में डिस्कस कर लिया है। जो स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हैं उनके लिए तो अब ये डेज इजी हो गए हैं कुछ, ठीक है। अब बात करूं 28 जनवरी को हम लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाते हैं, यानी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। और 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं।
क्यों? क्योंकि 30 जनवरी को ही गांधी जी को क्या लगी थी? गोली लगी थी, इसलिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहां से हमने एक शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने पूरे हफ्ते के, यानी कि मंडे से लेकर के संडे तक, 23 जनवरी से 29 जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पूरे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने इनके बारे में डिटेल में भी जाना, इनके करेक्ट ऑप्शंस पे भी चर्चा कर ली। ठीक है, इसके बाद हमने अपनी 4 सीरीज में देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में जाना, जो 2021-22 में जो भी हमने ऑपरेशंस चलाए इंपॉर्टेंट, उनके बारे में जाना। फिर हमने इंपॉर्टेंट डेज के बारे में भी जान लिया, और इसके अलावा भाई एक सीरीज हमने और पढ़ी थी, हाँ एक हमने पढ़े थे अपने लोक नृत्य। ठीक है, तो हमने एक लोक नृत्य के बारे में भी जाना। तो भाई ठीक है, यहाँ से हमने 60 क्वेश्चंस प्लस अपनी 4 सीरीज को कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हमारी जो करंट की क्लास है ये तो स्टार्ट रहेगी ही रहेगी, हर संडे आपसे मिलते रहा करेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आप लोगों को ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो डिजिटल स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इसका पीडीएफ चाहिए, या फिर जो मैं बता रही हूँ, जो मैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, इसका पीडीएफ चाहिए, तो इन दोनों के लिए ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारे चैनल जो है हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक दे रखा है, उस पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। इससे क्या होगा, इससे आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आते रहेंगे। इसके अलावा मेरा पॉलिटी का लेक्चर, जो भी बच्चे अपना तैयारी कर रहे हैं ऐसे एग्जाम्स की जिसमें उनका पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार, चाहे वो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का टॉपिक हो, या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, उसके अलावा हमारा नेशनल कमीशन के बारे में हो, या फिर हमारा कोई और टॉपिक लगा लो आप, जैसे कि हमारा चुनाव आयोग हो गया, इसके अलावा हमारा संविधान के स्रोत कहाँ से आए, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सभी के ऊपर मेरी डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप भव्यम क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।